हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आज एड्स और कैंसर देख रहे हैं इस वीडियो में। बाकी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का पूरा लेक्चर आ जाएगा बाद में, रिवीजन लेक्चर टाइप का। इसमें सिर्फ 3-4 स्लाइड्स में एड्स होंगे और 2-3-4 स्लाइड में कैंसर होगा, उसको देख लेंगे। अभी एड्स से शुरू कर रहे हैं। देखो इसका फुल फॉर्म क्या होता है। अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम का मीनिंग एनसीईआरटी में क्या दे रखा है? ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। ठीक है, फिर इसमें ये पॉइंट देख लो, नॉट अ कॉन्जेनाइटल डिजीज। फर्स्ट कब रिपोर्ट हुआ था? तो 1981 में। इन ये याद करने लायक चीज़ है। 25-25 का कॉम्बिनेशन देखो, कैसे याद रखोगे इसको। इन लास्ट 25 ईयर्स किल्ड मोर देन 25 मिलियन पीपल। तो ये भी 25 आ रहा है, यहाँ पे भी 25 आ रहा है, तो याद रह जाएगा। ठीक है, कौन इसको कॉज करता है? तो वो वायरस जो है वो HIV वायरस होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये वाला। ये रेट्रो वायरस होता है, जो राइनो वायरसेस वगैरह भी होते हैं, कोल्ड वगैरह करते हैं, जो वो राइनो वायरस होता है, पता है सबको। ये रेट्रो वायरस होता है। ठीक है, इसमें होता क्या है? तो इसमें RNA होता है, DNA नहीं होता है। प्रोटीन एनवेलप और RNA। किसी भी वायरस में RNA और DNA दोनों एक साथ नहीं हो सकते, ये पढ़े ही है वायरस वाले पार्ट में। तो इसमें RNA होता है। ट्रांसमिशन मोड्स देख लेते हैं, कैसे कैसे ये स्प्रेड होता है। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ये तो सबसे मेन चीज़ है इसका। सेक्सुअल फ्लूइड से स्प्रेड होता है सबसे इजीली। बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ कॉन्टामिनेटेड ब्लड। हाँ, अगर किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन का ज़रूरत पड़ रहा है किसी पेशेंट को, किसी बीमारी के वजह से, और वो ब्लड जिस ब्लड बैंक से लिया गया है वहाँ पे अनचेक्ड ब्लड है, तो उससे भी हो सकता है। बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ कॉन्टामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स। बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स। ये जो इंट्रावेनस ड्रग अब्यूज़र्स होते हैं वो करते हैं इसको। तो उस इन्फेक्टेड नीडल को एक पेशेंट जब दूसरे के साथ शेयर करेगा तो उसको भी HIV हो जाएगा। चिल्ड्रन बॉर्न टू एन HIV मदर। ठीक है, अगर HIV हो किसी मदर को और उसका बेबी हो रहा है तो उस बेबी को हो सकता है HIV। देखो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, HIV डजंट स्प्रेड वाया टच और फिजिकल कॉन्टैक्ट। तो ये अगर किसी को HIV है तो उसको एकदम दूर भगाना ज़रूरत नहीं होता है ना। उससे ऐसे मतलब बात नहीं करेंगे, उसके पास नहीं रहेंगे, ये सब गलत बात होता है। सो फॉर फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग ऑफ पेशेंट्स दे शुड नॉट बी आइसोलेटेड। उन्हें सबके साथ इंक्लूड किया जा सकता है। इन सब चीज़ों से स्प्रेड होता है, वो टच करने से, खाना खाने से, मिलके, वो सब से स्प्रेड नहीं होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। टाइम गैप बिटवीन इन्फेक्शन एंड अपियरेंस ऑफ सिम्टम्स। ये कुछ महीनों से लेके 5 से 10 साल तक हो सकता है, एनसीईआरटी का डेटा है। चलो आगे देखते हैं। वायरस एंटर्स इनटू मैक्रोफेजेस। तो ये एक पॉइंट है, मैक्रोफेजेस में एंटर करता है और प्रोड्यूसेस वायरल DNA फ्रॉम इट्स RNA जीनोम। तो ये RNA से DNA बनाता है। क्या है इस प्रोसेस का नाम? DNA से अगर RNA बने तो ट्रांसक्रिप्शन, तो इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। देखो यहाँ लिखा है, क्योंकि यहाँ RNA से DNA बन रहा है। प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। फिर उस DNA को जीनोम में इंक्लूड कर देता है, जिसको इन्फेक्ट करता है उसके जीनोम में इंक्लूड कर देगा उस DNA को। फिर जब ह्यूमन जीनोम या जिस जो भी इन्फेक्टेड है, जनरली ह्यूमन ही होता है, तो वो जब ह्यूमन जीनोम रेप्लिकेट करेगा तो उसके साथ उसका DNA भी रेप्लिकेट करेगा। फिर इस तरह से और वायरस पार्टिकल्स बन जाएंगे। तो ये HIV फैक्ट्री इसी वजह से बोलते हैं मैक्रोफेज को। और यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में जो एंजाइम यूज होता है वो सिंपल है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से आया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, HIV ऑल्सो एंटर्स इनटू हेल्पर T लिम्फोसाइट्स। ये TH, ये H HIV नहीं इंडिकेट करता है, ये वाला H हेल्पर इंडिकेट करता है। ठीक है, हेल्पर T लिम्फोसाइट्स एंड रेप्लिकेट्स एंड प्रोड्यूसेस प्रोजेनी। फिर ये प्रोजेनी जो होता है ये दूसरे T लिम्फोसाइट्स को अटैक करेंगे। यहाँ वही लिखा है, अटैक अदर हेल्पर T लिम्फोसाइट। ठीक है, यहाँ पे कुछ छोटा सा दिख रहा होगा, इसको अभी जूम करके देखते हैं। देखो देखो यहाँ पे जो मैं बताया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, वही उसी का डायग्राम है। ये RNA स्ट्रैंड है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो गया, इससे RNA से DNA बन गया। यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज़ हुआ? तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूज़ हुआ। फिर ये वाला जो DNA स्ट्रैंड है ये ह्यूमन जीनोम में इंक्लूड किया ये यहाँ पे। फिर जब रेप्लिकेशन होगा इसका तो ये और बन जाएंगे DNA। फिर इन DNA के अराउंड पोर्ट वगैरह आ जाएगा तो और वायरस बन जाएंगे। ठीक है, इसी तरह वायरस का रेप्लिकेशन होता है। आगे देखते हैं। ये देखो, ये डायग्राम वही दिया है, ये एनिमल सेल है, ये वाला, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसी का, यहाँ पे मार्क किया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये देखो वायरस है। हमने मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर अभी पढ़े नहीं है, उसमें देखेंगे जब, उसमें समझ में आएगा। देखो ये प्रोटीन कोड सेल के अंदर नहीं जाता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है DNA हो RNA हो सिर्फ वही जाता है। तो इसके केस में RNA था तो ये RNA चला गया।
अब इस आरएनए से ये देखो डीएनए बन गया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की हेल्प से। अब ये डीएनए इसके जीनोम में आ गया। अब जीनोम के साथ साथ ये रेप्लिकेट करेगा तो फिर उस डीएनए से आरएनए बन जाएगा। बहुत सिंपल है, यहाँ पे नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन होगा, फिर डीएनए से आरएनए बन जाएगा, ये बन गया आरएनए। ये फिर वही एचआईवी वाला आरएनए है, ठीक है। इसके अराउंड वो कोड बन गए, फिर नए वायरस बन गए, ठीक है। ये जो मैं बताया उस डायग्राम में ये वही है। आगे देखते हैं, देखो कुछ पॉइंट्स लिखा है। वाइल टीएच सेल्स आर बीइंग अटैक्ड, पेशेंट सफर्स फ्रॉम एपिसोडिक फीवर। ये बुक में बाउट्स ऑफ फीवर लिखा हुआ है, डायरिया हो सकता है, ये वो मोशन होना है ज़्यादा, वेट लॉस, ये 3 चीज़ें होते हैं। ड्यू टू डिक्रीज ऑफ टीएच सेल्स पेशेंट सफर्स फ्रॉम फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस। ये इन्फेक्शन से बचाते हैं, लिम्फोसाइट वगैरह में होते हैं, तो इन्फेक्शन अभी ज़्यादा होगा क्योंकि ये टीएच सेल्स खत्म हो रहे हैं। किस तरह के इन्फेक्शन? तो बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, प्रोटोजोअन, सब तरह के इन्फेक्शन हो सकते हैं। देखो बैक्टीरियल में एक एग्जांपल दिया है, माइकोबैक्टीरियम, और ये प्रोटोजोअन ये बुक में लिखा नहीं है लेकिन टोक्सोप्लाज्मा लिखा हुआ है। ये टोक्सोप्लाज्मा एक प्रोटोजोअन वेक्टर होता है, मतलब वेक्टर तो नहीं, सॉरी, पैरासाइट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्पेसिफाई कर दिया कि वो प्रोटोजोअन होता है। तो इसका जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है वो देख लेते हैं। एलिसा होता है इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट। एलिसा क्या होता है? तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ये इसका फुल फॉर्म है। ये टेस्ट करके पता लगाया जाता है वायरल लोड है कि नहीं ब्लड में, ठीक है। फिर इसका जो ट्रीटमेंट है, ऐसे इसका तो कोई क्योर नहीं है लेकिन थोड़ा सा डिले किया जा सकता है डैमेज को, और उसके लिए रेट्रोवायरल ड्रग्स देते हैं। देखो लिखा हुआ है पार्शियली इफेक्टिव। अल्टीमेटली एचआईवी एड्स में अगर हो चुका है तो डेथ होना ही है, क्योंकि इम्यूनिटी पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है और छोटे छोटे बीमारी अभी सही नहीं हो पाते हैं। तो ये रेट्रोवायरल ड्रग्स देके बस कुछ ही हद तक उसे ठीक किया जा सकता है, उसके इफेक्ट्स को कम किया जा सकता है, ठीक है। अगला कैंसर है, देखते हैं कैंसर। देख लो कैंसर में क्या दे रखा है। मोर देन 1 मिलियन पीपल सफ़र फ्रॉम इट एंड अ लार्ज नंबर ऑफ देम डाई फ्रॉम इट एनुअली। इसमें कुछ याद रखने ऐसा है नहीं, ये बस बुक का लाइन है। इसके बाद देखते हैं क्या है। इन कैंसर सेल्स प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनिबिशन इज लॉस्ट। ये कॉन्टैक्ट इनिबिशन क्या होता है? ये नॉर्मल सेल्स का प्रॉपर्टी है और ये सेल्स का अनकंट्रोल्ड ग्रोथ और प्रोलिफरेशन को रोकता है जब दूसरे सेल्स के कांटेक्ट में आता है। एक सेल दूसरे सेल से कांटेक्ट में ही रहता है, सबको पता है। तो दूसरे सेल के कांटेक्ट में जब रहता है उसका अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होना नहीं चाहिए, लेकिन ये कैंसर सेल्स में ये प्रॉपर्टी होता नहीं है। ये प्रॉपर्टी चला जाता है, उसके वजह से अनकंट्रोल्ड मास बन जाता है जिसको ट्यूमर बोलते हैं। आगे देखते हैं। कैंसर सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड टू फॉर्म ट्यूमर्स। ये ट्यूमर्स 2 तरह के होते हैं, एक बिनाइन होता है, एक मैलिग्नेंट होता है। ये बिनाइन जो है ये रिस्क फ्री है, इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है, ये एक ही जगह पे रहता है। देखो क्या लिखा है, स्टे एट ओरिजिन एंड डू नॉट स्प्रेड। ये स्प्रेड भी नहीं होते हैं, जिसकी वजह से जब ये डिटेक्ट होता है तो इसको सर्जरी से रिमूव कर दिया जाता है, उसके बाद पेशेंट ठीक हो जाता है और कुछ होता नहीं है उसको। लेकिन दूसरा जो कैंसरस ट्यूमर जिसको बोलते हैं वो मैलिग्नेंट होता है। जो मैलिग्नेंसी है इसी को कैंसर बोला जाता है। ये न्यूप्लास्टिक होते हैं, मतलब मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल्स। प्रोलिफरेशन का मतलब क्या है? अनकंट्रोल्ड ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ सेल्स, ठीक है। स्प्रेड टू सराउंडिंग टिश्यूज, ये फैलते रहते हैं, एक जगह पे कन्फाइंड नहीं रहते हैं। कैसे फैलते हैं वो भी देखते हैं। देखो ब्लड के थ्रू ये अपना रास्ता बना लेते हैं। ब्लड में एक जगह से ट्यूमर लॉज हो जाएगा, वो दूसरे जगह जाके फिर से एक नया ट्यूमर स्टार्ट कर देगा। तो मल्टीपल ट्यूमर्स फॉर्म हो जाते हैं बॉडी में, जिसके वजह से इसको क्योर नहीं किया जा सकता है। सेल्स रीच न्यू साइट्स थ्रू ब्लड एंड वेरेवर दे गेट लॉज्ड दे स्टार्ट अ न्यू ट्यूमर। यही कैंसर का सबसे फियर्ड प्रॉपर्टी है, यहाँ पे लिखा हुआ है मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी। इसको मेटास्टैसिस भी बोलते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पे जाके एक नया ट्यूमर स्टार्ट करना उसको। अगला स्लाइड देखते हैं। कॉजेज ऑफ कैंसर, क्या कॉज होते हैं? ऐसे तो बहुत से कॉजेज हो सकते हैं जो अननोन है, लेकिन कुछ कॉजेज जैसे कि कार्सिनोजन वगैरह होते हैं वो देख लेते हैं। ऐसे किसी को किसी रीज़न से भी हो सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी विया फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स। एजेंट्स आर नोन एज कार्सिनोजेंस। जैसे कि टोबैको वगैरह हो जाते हैं उनको भी कार्सिनोजन ही बोलते हैं। और भी बहुत से एजेंट्स हो सकते हैं, और ये यूवी रेज वगैरह से भी डीएनए म्यूटेशन हो जाता है जिसकी वजह से होता है। आगे देखते हैं। देखो डीएनए डैमेज और म्यूटेशंस कैन लीड टू नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन हम पहले देख चुके हैं, इसमें डीएनए डैमेज या म्यूटेशन की वजह से ही होता है। क्यों होता है? आयनाइजिंग रेडिएशंस होते हैं जो कि एक्सरेज और गामा रेज, और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस होते हैं यूवी रेज। ये याद रखना, ये पूछा है शायद पहले एक बार और यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। एक्सरेज और गामा रेज आयोनाइजिंग और यूवी रेज नॉन आयोनाइजिंग। और जो इसके ट्रीटमेंट में आगे देखेंगे उसको भी, सीटी स्कैन और एमआरआई स्कैन होता है ना, उसमें सीटी स्कैन जो है उसमें एक्सरेज यूज़ होता है तो वो आयनाइजिंग हो जाएगा,
और जो MRI स्कैन है उसमें मैग्नेटिक फील्ड्स वगैरह यूज़ होते हैं, तो वो नॉन आयनाइजिंग हो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं CT स्कैन में कभी कभार थोड़ा बहुत चांसेस DNA म्यूटेशन से कैंसर का रहता है, ठीक है। वो बहुत रेयर होता है, ऐसे नहीं है कि हर किसी को हो जाएगा, लेकिन चांसेस होते हैं, ठीक है। आगे देखो, टोबैको स्मोक कॉजेज लंग कैंसर। ये तो खैर सबको पता ही होता है टोबैको कितना हार्मफुल है, सिगरेट वगैरह में होता है तंबाकू, ठीक है। आगे देखो, कैंसर कॉजिंग वायरसेस। तो कुछ वायरसेस भी होते हैं जो कैंसर कॉज कर सकते हैं, उनको ऑन्कोजेनिक वायरसेस बोलते हैं। इनमें जीन्स होते हैं, कैसे जीन्स? वायरल ऑन्कोजेंस होते हैं इसमें। देखो, ऑन्कोलॉजी ये होता है स्टडी ऑफ ट्यूमर्स। ऑन्कोजेनिक वायरस मतलब वही ट्यूमर कॉजिंग वायरसेस। ऑन्कोलॉजी डॉक्टर्स में एक सुपर स्पेशलिटी का फील्ड भी है, जिसमें ट्यूमर्स में स्पेशलाइज करते हैं वो लोग, DM करते हैं ना ऑन्कोलॉजी में। जैसे कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी ये सब होता है, उस तरह से एक ऑन्कोलॉजी होता है कैंसर पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। आगे देखो, नॉर्मल सेल्स हैव सेल्यूलर ऑन्कोजेंस और प्रोटो ऑन्कोजेंस। प्रोटो मतलब पता ही होगा, इनएक्टिव। ये अगर ऑन्कोजेंस में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर कैंसर कॉज करता है। दे गेट एक्टिवेटेड अंडर सर्टेन कंडीशंस विच लीड्स टू ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है। आगे देखते हैं, ऑन्कोजेंस मतलब वही ट्यूमर कॉजिंग जो भी होगा वही है। सेल्यूलर ऑन्कोजेंस, वायरल ऑन्कोजेंस, अलग अलग तरह के। फिर देखो, डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस में क्या दिया है? अर्ली डिटेक्शन इज मोस्ट क्रूशियल एज इट अलाउज मोस्ट कैंसर टू बी ट्रीटेड सक्सेसफुली। अगर जल्दी पकड़ लिया जाए तो अच्छी बात है, ट्रीट किया जा सकता है। अगर लेट से पकड़ा जाए तो वो बहुत एडवांस हो जाता है, जिसकी वजह से उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। डिटेक्शन देखते हैं और क्या क्या दे रखा है। बायोप्सी और हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज़। ये बायोप्सी में क्या होता है? सस्पेक्टेड टिश्यू इज कट इनटू थिन सेक्शंस, फिर उन टिश्यूज़ को स्टेन किया जाएगा, फिर उन्हें माइक्रोस्कोप में स्टडी किया जाएगा। ये पैथोलॉजिस्ट करता है और वो पता लगाते हैं कि इसमें मैलिग्नेंसी है या नहीं है। कोई भी लंप मास बॉडी में देखते हैं तो डॉक्टर उसका बायोप्सी करते हैं, अगर वो कैंसर सस्पेक्ट करते हैं तो, ठीक है। आगे देखते हैं, ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट्स फॉर इंक्रीज्ड सेल काउंट्स इन केस ऑफ ल्यूकेमियाज। देखो, ये ल्यूकोसाइट्स का कैंसर है, WBC अगर बढ़ जाए तो उसको ल्यूकेमिया बोलते हैं। CT स्कैन और MRI स्कैन, ये कंप्यूटेड टोमोग्राफी है, ये मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है। देखो, ये डिटेक्ट करते हैं कैंसर ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। इसमें वही दे रखा है, CT और MRI, ये इंटरनल ऑर्गन्स के कैंसर को देखते हैं। और ये देखो, CT स्कैन जो है ये आयोनाइजिंग है और ये नॉन आयोनाइजिंग है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड यूज़ होता है MRI में। CT स्कैन में एक्सरे यूज़ होता है, ठीक है। आगे देखो, एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस आर ऑल्सो यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ सर्टन कैंसर्स। तो ये एंटीजेंस होते हैं जो कैंसर करते हैं, उनके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ होते हैं, वो उनको टेस्ट किया जाता है। अगर वो ब्लड में पाए जाएंगे मतलब फिर उससे भी डिटेक्शन हो सकता है कैंसर का, एंटीजन स्पेसिफिक कैंसर जो होता है। फिर ये देखो, मॉलिकुलर बायोलॉजी के बारे में क्या दे रखा है। मॉलिकुलर बायोलॉजी कैन डिटेक्ट जीन्स फॉर इंडिविजुअल्स हु आर सस्पेक्टेड टू इनहेरिट कैंसर। मतलब किसी के फैमिली ट्री में अगर एक कैंसर चलता है, किसी के फैमिली में बहुत कैंसर होता है लोगों को, तो उनको फिर मॉलिकुलर बायोलॉजी के हेल्प से डिटेक्ट किया जा सकता है उनमें वो जीन्स है या नहीं जो कैंसर कॉज कर सकते हैं। अगर ऐसे इंडिविजुअल्स जिनमें कैंसर को सस्पेक्ट किया जाता है, उन्हें एडवाइस किया जाता है कि वो कार्सिनोजन एक्सपोजर से अवॉइड करें। मतलब जैसे कि अगर किसी को लंग कैंसर का सिम्टम्स आने के ज़्यादा चांसेस है तो उनको टोबैको स्मोक, एक्टिव और पैसिव स्मोकिंग दोनों अवॉइड करने को बोला जाएगा, ठीक है। इसमें इतना ही था। आगे ट्रीटमेंट देख लेते हैं। ट्रीटमेंट में देखो क्या दिया है, सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी। सर्जरी सबको पता ही होता है, रेडिएशन थेरेपी मतलब वही रेडिएशन से जो कैंसरस ट्यूमर्स है उनको उसी सेल्स को किल करना रहता है, डिस्ट्रॉय करना रहता है। और जो अच्छे सेल्स होते हैं उनके सराउंडिंग सेल्स उन्हें बचा के रखना पड़ता है, नहीं तो फिर अच्छे सेल्स भी डिस्ट्रॉय होंगे तो फिर डैमेजिंग हो जाता है लॉन्ग टर्म में। तो इसमें वही किया जाता है, जो कैंसरस सेल्स को रेडिएशन से किल किया जाता है और सराउंडिंग सेल्स को बचाया जाता है, ठीक है। इम्यूनोथेरेपी में इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, क्योंकि ये कैंसर सेल्स के अगेंस्ट में इम्यूनिटी काम नहीं कर पाता है, तो इसीलिए इम्यूनिटी को बढ़ाया जाता है अल्फा इंटरफेरॉन वगैरह दे के। वो आगे देखते हैं। इसमें कीमोथेरेपी होता है एक, उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स दे रखे हैं। हेयर लॉस होता है, देखे ही होंगे, बहुत एड्स वगैरह में आता है, गंजे हो जाते हैं कीमोथेरेपी के बाद, तो हेयर लॉस होता है। और अनीमिया होता है। अनीमिया क्या होता है? तो RBC जो है वो ब्लड में कम जाएगा, जिसके वजह से हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट उस सब में प्रॉब्लम आता है, तो ये अनीमिया, ठीक है। मोस्ट कैंसर्स आर ट्रीटेड बाय अ कॉम्बिनेशन। क्या कॉम्बिनेशन? तो सर्जरी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी, इन तीनों को मिला के किया जाता है और वो कैंसर को ट्रीट करने का कोशिश किया जाता है, ठीक है। फिर ट्यूमर सेल्स अवॉइड डिटेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन बाय इम्यून सिस्टम, ये पहले बताया था इम्यूनोथेरेपी वाले में।
ये इम्यून सिस्टम से डिटेक्ट और डिस्ट्रॉय नहीं हो पाते हैं, जिस वजह से अल्फा इंटरफेरॉन दिया जाता है। ये बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर होता है और ये फिर उसको हेल्प करता है कैंसर को डिस्ट्रॉय करने में। ठीक है, यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू, बाय। चिल्ड्रन प्लेन गाड़ी सब एक ही साथ जाना रहता है। हमारा एक कॉर्नर में घर है तो बहुत प्रॉब्लम होता है साउंड का। ठीक है चलो देखते, कट कर दूंगा ये पार्ट।